लगता है कि पेपर लीक का मामला कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा? नहीं थमेगा। एनटी का चेयर है, उस चेयरमैन है जो दिल्ली बैठा, उसका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। और प्रदीप कुमार जोशी वही आदमी है जिसने मध्य प्रदेश में आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला करवाया। और बीजेपी सरकार राजस्थान में आने के बाद 11 पेपर लीक। बीजेपी अपने ये तय नहीं कर पाई रही कि अपना जो कार्यकाल जितना अपने काम किया उसका अपने जनता संतुष्ट है या नहीं। गोपाल जी शर्मा जयपुर से बाहर तो गए नहीं, उनको गांव के डाणी का खेत खलियान का क्या नॉलेज है उनको। गोपाल जी को खाली मीडिया में वाई लूटने से, जनता के बीच में जाइए तब पता चलेगा किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की हालत। पहले तो किरोड़ी जी ये खुलासा करे कि उनका कौन सा सूत्र है जो बताता है कि इस जगह नकली बीज है। जिन लोगों ने पल्लू पहुंचने पर स्वागत किया वो नामजद भाजपा के कार्यकर्ता एफआईआर में आरोपी है। किसान परेशान है, मजदूरों को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, नरेगा को खत्म करके 10,35,000 नरेगा मजदूर निकाले हैं राजस्थान से। सोना जब 2014 में 28,000 रुपए था उसको आपने 1,28 से ऊपर पहुंचा दिया। राजस्थान की राजधानी में जब तक आरोप प्रत्यारोप ना हो, लगता है कि राजधानी में राजनीति का जो मोटिव है या फिर राजधानी में राजनीति की जो गति है वो धीमी पड़ती नजर आती है। लेकिन इस बार जो है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि पंचायती निकाय चुनाव जो है मेन सर अभी माने जा रहे हैं और पंचायती निकाय चुनाव को लेकर लगातार फैसले आ रहे हैं। लेकिन इस बार लगता है कि हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं परेशान हो गया और परेशान होकर फटकार लगा दी कि आपको कितना वक्त चाहिए आखिर पंचायती निकाय चुनाव को कराने में। तो इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है कि सर कब होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है कि बीजेपी नहीं करा पा रही है? देखिए, बीजेपी अपने खुद से ही परेशान है। जब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका, उन्होंने क्लियर कह चुका कि आप समय से पंचायती राज चुनाव चाहिए और लोकतंत्र की सुनहरी तस्वीर यदि देखने को मिलती है तो गांव डाणियों में पंचायतों के होते चुनाव आप देख लीजिए। और राजीव गांधी जी ने नागौर से इसी राजस्थान से पंचायती राज की नींव रखी थी। बीजेपी अपने ये तय नहीं कर पाई रही कि अपना जो कार्यकाल जितना अपने काम किया उसका अपने जनता संतुष्ट है या नहीं, या जनता के लिए कुछ किया नहीं। वो डरी हुई है और भयभीत है, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। जो काम कांग्रेस ने शुरू किए थे उन कामों को सबको इन्होंने बंद करना, एक नोटिफिकेशन से सब बंद कर दिए। जनता त्राई त्राई मान है और इसलिए ये चुनाव नहीं कराना चाहती। पंचायती निकाय चुनाव को लेकर जब मैंने पक्ष के नेताओं से बातचीत की, जैसे गोपाल शर्मा से मैंने सवाल पूछा सर कि क्यों पंचायती चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो मतलब किसी भी आप एमएलए की बात ले लो, उनका एक ही जवाब होता है कि नहीं नहीं जल्द ही कराएंगे। तो वो कब जल्द आएगा? मैडम, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है 12वीं अनुसूची के अंदर, क्या पंचायत का जब कार्यकाल पूरा हो तो आपको 5 साल बाद चुनाव करवाने होते हैं। गोपाल जी शर्मा जयपुर से बाहर तो गए नहीं, उनको गांव के डाणी का खेत खलियान का क्या नॉलेज है उनको उस चीज से। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गांव डाणी खेत खलियान में जाइए और जनता के बीच में जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि जनता किस चीज से परेशान है। 48 डिग्री का टेम्परेचर है, पानी से परेशान है, पशु पक्षी परेशान है, नहरों का पानी नहीं आ रहा और लाइटें भी किसानों को मिल नहीं रही है, तो बुआई कैसे करेंगे, बीज बढ़िया मिल नहीं रहे हैं। तो आखिर जनता कहाँ खड़ी है, आपकी सोच क्या है जनता के प्रति जिसके लिए आपने वोट लिया था। गोपाल जी को खाली मीडिया में वाई लूटने से, जनता के बीच में जाइए तब पता चलेगा किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की हालत क्या है। आप कह रहे हैं कि ठीक है गोपाल जी तो बाहर नहीं जाते, लेकिन बाहर एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर जाते रहते हैं, छापेमारी करते रहते हैं। किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री हैं, लेकिन हाल ही में उनका एक किस्सा बड़ा वायरल हुआ कि सर वो छापेमारी करने जाते हैं और छापेमारी करने के बाद जिन लोगों ने कहा, जिन कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उन्हीं के ऊपर एफआईआर हो गई। वो क्या मामला था और किस तरीके से देखते हैं? किरोड़ी जी गए मानगढ़ जिले के पल्लू तहसील के एसबीआई ब्रांच में छापा मारा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि पहले तो किरोड़ी जी ये खुलासा करे कि उनका कौन सा सूत्र है जो बताता है कि इस जगह नकली बीज है, इस जगह आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का घोटाला है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने पल्लू पहुंचने पर स्वागत किया वो नामजद भाजपा के कार्यकर्ता एफआईआर में आरोपी हैं। और मैं तो आज 8 तारीख एफआईआर कटी, 3 दिन हो गए। क्या बीजेपी उन कार्यकर्ताओं पे कोई कार्रवाई करेगी? आज तक तो कहीं देखने को नहीं मिला, न उनको नोटिस दिया, न कोई जांच कमेटी बिठाई। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि ये तो 3 के नाम आ गए, बाकी जो उनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। 7 प्राइवेट कंपनियां हैं, 3 सरकारी कंपनियां हैं। और प्राइवेट कंपनियां कितना तो इनको प्रीमियम मिला केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और किसानों से, और कितना उन्होंने बांटा उनको जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्र सरकार को बताना चाहिए। और ये योजना नरेंद्र मोदी लेके आए थे और दुर्भाग्य से गुजरात में लागू नहीं है, जबकि राजस्थान में लागू है। गुजरात में लागू क्यों नहीं है, आंध्र प्रदेश में लागू क्यों नहीं है? और इन प्राइवेट कंपनियों को और चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लूट का नया यंत्र खोला गया। ठीक है सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यानी कि जो किरोड़ी लाल मीणा का स्वागत किया गया वो उन कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी।
हाँ बिल्कुल, उनके अंदर नामजद आरोपी हैं और एफआईआर के अंदर जिन्होंने कार्यकर्ता, एक पूर्व वो मंडल अध्यक्ष रह चुका है, एक पूर्व में मीडिया प्रभारी, एक BLA 2 हैं, ये लोग उसके अंदर एफआईआर के अंदर आज नामजद है। उन्होंने ही किरोड़ी जी का स्वागत किया था। तो यानी कि सर क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी जो है आरोपियों को श्रेय देती है? बिल्कुल, किसको श्रेय नहीं दिया, किसको श्रेय नहीं दिया? आप दिल्ली के अंदर देखा होगा, गोली मारो सालों को, वो तो बाहर घूम रहे हैं, और जिन्होंने बयान दे दिया उनको जेल के अंदर भेज रहे हो। आप बताइए, तो आप ये बताइए कि बलात्कारियों को स्वागत करना, घोटालेबाजों को श्रेय देना। सुवेंदु अधिकारी ने CM की शपथ ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ने बोला कि कितने पैसे आए, पैसे गिनते हुए उनका वीडियो वायरल किया था। क्या आज उस बयान पे कायम है? और कितने घोटाले के आरोपी थे जिन पे ED, CBI और इनकम टैक्स की रेड पड़ी और वो जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिए और वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गई। सर ये तो सवाल बन गया कि क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल होगी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल तो महेश जोशी को सर चौथी बार पेशी करा के उनको फिर से जेल हो गई है। मैडम, महेश जोशी को कांग्रेस ने कभी बचाया नहीं जी। महेश जोशी जी को ACB ने गिरफ्तार किया तो ACB नोटिस के लिए, पूछताछ के लिए तो बुलाती। आप एकदम जाके रेड मारते हो, ACB नोटिस देती है, नोटिस देना चाहिए था, नोटिस देते नहीं आते तो आप गिरफ्तार करते। पर आप दादागिरी से छापे मारे, घर पे रात को सोते हुए को गिरफ्तार कर रहे हो। आप 5 बजे गए हो, अगला आदमी को जयपुर छोड़ के थोड़ी बात जगह था, अगला आदमी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी ईडी के जो केस में, और इस केस के अंदर आप नोटिस देते बुलाते, पर नहीं, इनको तो छापेमारी करनी और दादागिरी से करनी। और कितने घोटाले यदि बात करें तो अभी जो भारतीय स्काउट्स गाइड्स के अंदर मदन दिलावर पे आरोप लगाए, तो मदन दिलावर पे भी ACB को यही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर तो सब नागरिक समान है, तो आप उन पे कार्रवाई करते तो बड़ा अच्छा लगता। ठीक है सर, एक और सवाल है सर कि जिस तरीके से राजस्थान में कहा जा रहा है कि क्राइम जो है, क्राइम के रेट कम होते जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो हम केसेस देखते जा रहे हैं, और एक केस आज का ये हनुमानगढ़ का कि केवल 1 रुपए के, शायद 1 रुपए के चक्कर में जो एक 16 साल के बच्चे को कंडक्टर ने पीट दिया। क्या मामला था और क्या लगता है आपको कि क्या वाकई क्राइम रेट कम हो रहा है? मैडम, वो एक नाबालिग छात्र पर, पढ़ने वाले पे, और रजत शर्मा नाम का लड़का है जो आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, और चंद माफिया गुंडों द्वारा मिलके और उसको घेर के मारा गया है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सरकार में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी है, और 2 दिन तक FIR क्यों नहीं हुई, और जो बचे हुए आरोपी है वो खुले घूम रहे, उस पर क्या कार्रवाई है, और क्या सरकार का कोई नुमाइंदा या अधिकारी जाके उनके रजत शर्मा के पीड़ित घर वालों से जाके बात की या उनकी न्याय की बात की? पर नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ दबाव, जनता का दबाव होने के बाद उनको FIR दर्ज की। पुलिस इनके साथ मिली हुई है, प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है, न महिलाएं सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, रोज बम की धमकियां आती हैं। कितनी बार तो विधानसभा को आ गई, कितनी बार हाई कोर्ट को आ गई, कई प्रदेश में अलग अलग जगह बम की धमकी आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, और सरकार की इसमें क्या राय है, क्या एक्शन लेना चाह रही है? हम तो ऐसे मामले होते हैं, वो प्रदेश के मामले अकेले सरकार के नहीं है। कांग्रेस भी ऐसे मामले में जो अपराधी कार्रवाई कीजिए ना, सरकार, कांग्रेस तो कहती है आप कार्रवाई कीजिए, पर कार्रवाई नाम की कहीं दिख नहीं रही है। बार बार लोग आपको धमकियां दे रहे हैं। फिर आखिर सरकार का स्टैंड क्या है, और क्या सरकार इनको श्रेय देने के अंदर लगी हुई है? ठीक है सर, और एक और सवाल है कि जिस तरीके से अभी जो राजस्थान में चर्चा है वो है नीट 2026 को लेकर। अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान है, पेरेंट्स टेंशन में है सर कि जिस तरीके से लीक की बात आ गई, अब SOG के बाद NTA ने भी मान लिया कि ठीक है गड़बड़ियाँ हुई हैं। क्या लगता है कि पेपर लीक का मामला कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा? नहीं थमेगा। उसका कारण है मैडम कि नीट का NTA पर करवाती है नीट का एग्जाम। NTA का चेयर है, उस चेयरमैन है जो दिल्ली बैठा, उसका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। और प्रदीप कुमार जोशी वही आदमी है जिसने मध्य प्रदेश में आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला करवाया था। उस समय वो मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग का चेयरमैन था, उसके बाद उसको छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग का चेयरमैन बनाया गया। आज वो आदमी बैठे हैं, और मध्य प्रदेश व्यापक घोटाले में कितने लोगों की संदिग्ध मौतें हुई थी वो पूरी दुनिया को पता है। आज इस आदमी को बिठाया गया, तो आप ये कैसे माने जो आदमी दागदार हो और उसको आपने सौंप दोगे? तो बिल्ली को दूध की रखवाली करने वाला काम कर दिया आपने। और फिर रही बात नीट 2024 का पेपर लीक हुआ, तो पटना के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई थी, डस्टर गाड़ी थी, झारखंड नंबर था, जिसमें 6 प्रवेश पत्र मिले थे और 3 स्टूडेंट को पकड़ा गया था। उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज तक बयान नहीं आया। और संजीव और मुखिया कौन 2 लोग थे जिन्होंने स्पष्ट कहा था पुलिस जांच में कि 60 करोड़ में हमने नीट का पेपर खरीदा है? क्या कार्रवाई हुई? फरीदाबाद का वो कौन सा बीजेपी नेता का स्कूल था जिसमें एक स्कूल, उसी स्कूल के एक कमरे से एक ही लाइन से 6 बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए? क्या कार्रवाई हुई मैडम? और बीजेपी सरकार राजस्थान में आने के बाद 11 पेपर लीक हुए हैं, 11 पेपर लीक हुए हैं। जैसे RUSS का नर्सिंग का पेपर, NCC का पेपर, RS का नवलगढ़ के अंदर लिफाफा खुला मिला, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का पेपर लीक हुआ, और MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर बोटनी का पेपर लीक हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम पूछना चाहता हूँ कि 11 चैनलों के माध्यम में सरकार खुलासा करें और इनमें क्या कार्रवाई हुई। और नीट का पेपर
अभी तो एक चैनल ने भी कोट किया है, उसने ये कहा कि नीट का पेपर छपा भी राजस्थान में था। हाँ। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अपराधों की शरण स्थली राजस्थान बनता जा रहा है? और कुछ नहीं है, सिर्फ और पर्ची है, और पर्ची से जनता चल रही है, और किसान और मजदूर त्राई त्राई मान है। गेहूं की मैडम अभी फसल निकली है, बारदाना है नहीं, बारिश से फसलें, गेहूं की फसल जो निकाल के किसान मंडियों में ले गए पानी के साथ बह रहे हैं, किसान परेशान है। मजदूरों को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, नरेगा को खत्म करके 10,35,000 नरेगा मजदूर निकाले हैं राजस्थान से। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार आखिर किसानों और मजदूरों के लाशों की इतनी प्यासी क्यों? ठीक है सर, ये तो राजस्थान की बात है, लेकिन केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि 1 साल तक आप ना सोना खरीदिए, ना कुछ खरीदिए, ना कोई मतलब वर्क फ्रॉम होम भी कर लीजिए, सोना मत खरीदिए, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है। और इसको लेकर ना लगातार जो है नेगेटिव और पॉजिटिव प्रतिक्रिया आ रही हैं। कांग्रेस क्या समझती है इस बयान को? मैडम मोदी जी, मुझे लग रहा है कि मोदी जी को राजनीतिक की तो है, पर जनता का दर्द नहीं समझा। जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में जाइए। कभी तो इनके भजनलाल जी कहते हैं कि किसान 25 दिन काम करता है। मैं तो चैनल से पहले भजनलाल जी को कहता हूँ कि आप जाइए गाँव ढाणी खेतों में, पता करिए कि 48 डिग्री के अंदर किसान काम कर रहे हैं, वो कितने मजबूत होंगे। और दूसरी बात मोदी साहब ने कहा, तो मैं आपके चैनल में मदद करूँ, तो विश्व गुरु बनने वाले थे सर, नौबत कहाँ गई ये बातें करने की? आप तो विश्व गुरु हो। पूरी दुनिया के टॉप की 300 यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में आप एक बना नहीं पाए। बच्चे जो बाहर विदेश जाते थे, आप फंडिंग होती थी, उसको आपने रोक दिया। कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरती जा रही थी, जो तेल कंपनियां मुनाफाकारी, आपने वो कम नहीं किया। सोना जब 2014 में 28,000 रुपये था, उसको आपने 1,28 से ऊपर पहुंचा दिया। तो आप उस पर जिक्र करिए कि आखिर महंगाई बढ़ी क्यों? और किसानों के लिए जो यूएस ट्रेड डील थी, उसको छुपाने के लिए कहीं ऐसा बयान तो नहीं दे रहे, क्योंकि यूएस ट्रेड डील जिस दिन मैडम लागू होगी, उस दिन किसान बर्बादी की ओर अग्रसर होगा और किसानों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि खेतों में खाद मत डालिए, डीजल पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, सोना मत खरीदिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो पिछले 5 से 7 सालों में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। 4,95,000 हेक्टेयर के करीब अपने कॉटन प्रोडक्शन होता था, वो 95,000 पे आएगा, अब की बार और नीचे आएगा। और कॉटन का जब पिछली बार प्रोडक्शन था, तब आपने 11% एक्साइज कम की, किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम कम मिले, और फिर आपने लागू कर दिया एक्साइज। तो मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों के लिए आप अच्छे से अच्छा बीज लाइए। किसान परेशान है कि अब की बार कॉटन की बुआई और कम होगी, तो उस पर आप बोल नहीं रहे। पूरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको 11 नंबर बीटी चल रहा है आज के अंदर, अपने यहाँ 3 नंबर पे खड़े हैं। तो अपने यहाँ पेस्टिसाइड ज़्यादा हो जाएगा, और खाद और तेल जो एक्सपोर्ट करते हो आप बंद कीजिए, किसानों को अच्छे बीज दीजिए। यदि मंगवा तो आप रहे हो ना खाद और बीज, किसानों और देश की जनता को क्यों कर रहे हो? और रही बात सोने की, तो सोने के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, आप जनता को महंगाई से राहत दिलाने की बात कीजिए। आप जनता को पता है कि सोना क्या खरीदना, जिसको जितना है वो उतना तो खरीदेगा, पर आप क्यों कह रहे हैं? आप जनता को राहत दिलाइए, अच्छी एजुकेशन की दिलाइए, अच्छा मेडिकल दीजिए, अच्छी खेती को उन्नत बीज दीजिए पूरी दुनिया के टॉप के। और आपने तो सर जो सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल और पाम ऑयल था, उसमें जो एक्साइज 35% था, उसको 5% कर दिया। और बजनलाल जी जहाँ से आते हैं, वो सरसों का बड़ा प्रोडक्शन के अंदर है, वहाँ 125 सरसों मिलती, उसमें से 100 बंद हो गई, उस पर कोई बयान नहीं आता। और आप देश के अंदर 1725 मिले हैं, कितनी बंद हो गई, कितनी आज चालू, उस पर आप बोल नहीं रहे हो। तो मेरा सही इतना सवाल है मैडम कि जब आप किसानों की जो बातें हैं, और 70% किसान है, तो किसान और मजदूर की बात तो आप कर नहीं रहे हो, और किसानों को ज्ञान बांट रहे हो। तो कच्चे तेल के दाम गिर गए, तो आपको तेल सस्ता करना चाहिए, कंपनियों का खजाना बढ़ता जा रहा है, और यूएस ट्रेड डील करके आपने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। और जिस दिन होगा, मैं कह रहा हूँ किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप लगातार बातों को सुन रहे हैं, मुद्दों को सुन रहे हैं, मुद्दों की चर्चाओं को सुन रहे हैं, तो लगता है कि कांग्रेस जो है आने वाले समय के चुनावों के लिए एकदम तैयार है। क्या रणनीतियां रहने वाली है, क्या कुछ जो है तैयारियां आगामी समय के लिए कर रही है अभी से कांग्रेस मैडम गांव डाणी, किसान, मजदूर, व्यापारी और छात्रों की बातें करती हैं। हम आज यही कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़ी मूलभूत समस्याएं हैं, आप उनको हल कीजिए। उन्हीं मुद्दों का हम आज उठा रहे हैं। जनता ने इनको पक्ष में बिठाया, हमारे को पक्ष में बिठाया। जनता लोकतंत्र में भगवान होती है, और हम जनता के बीच में हैं, और जनता के मुद्दे आगामी से उठा रहे हैं। तरह कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, जनता भी लड़ेगी, और मैं आप कह रहा हूँ कि जैसे हिटलर, नीरो, मुसोलिनी गए थे, तो ये भी चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सर बने हुए थे भीमाराम जी और भीमाराम जाखड़ जी, और हम लगातार जनता के मुद्दों को लेकर बातचीत की, चर्चाएं की जनता के मुद्दों पर। क्या कुछ जो है कांग्रेस का समझना है, क्या कुछ कांग्रेस का सोचना है कि नेशनल मुद्दे हो गए, राजस्थान के मुद्दे हो गए, क्राइम की बात हो गई, और पॉलिटिकल बात हो गई, पॉलिटिकल के साथ किसानों के भी मुद्दे हो गए, लगातार उन पर क्या कुछ जो है चर्चाएं हुई, आप तक हमने लगातार पहुंची। लगातार तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रही मेरे साथ। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।